क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आप रीड करो। मेरा ये टारगेट है कि आप एक बार खुद रीड करके कोशिश करो कि आंसर तक पहुंचने को, या फिर मैं तो बताऊंगा, लेकिन एग्जाम में आपको खुद ही रीड करने हैं और खुद ही आपके आंसर तक पहुंचने हैं। तो कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 40 से। स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। अच्छा, विजिबल नहीं हो रहा है, ओके 1 सेकेंड। हाँ जी, अभी है ना? क्वेश्चन नंबर 40 बताइए। हाँ 40 बताइए। पहले आपको रीड कीजिए, आप खुद कोशिश कीजिए इसका मीनिंग को निकालने के, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद ही निकालने होंगे। इसके बाद मैं बताऊंगा अगर असिस्ट करने की नीड हुई तो। क्वेश्चन 40। Our university teachers intends to study the relationship between the level of aspiration and achievement of rural children. Which design of research will be most appropriate in this context? In this context, aspiration का मतलब होता है आकांक्षा, और जानते रूरल का मतलब जानते ही आप, ग्रामीण होता है। ये जो एस्पिरेशन मतलब होता है, इसका मतलब होती है आकांक्षा हिंदी में, जो लोग हिंदी में कर रहे हैं। बताएं क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिजाइन, हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन, या सर्वे रिसर्च डिजाइन। A university teacher intends to study the relationship between the level of aspiration of and achievement, मतलब जो बच्चे कुछ हासिल करना चाहते हैं उनके आकांक्षाओं पे, उनकी इच्छाओं पे वो शोध करना चाहते हैं। तो सबसे अच्छा शोध क्या हो जाएगा? 40 का डी बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? रंजना जी बता रहे हैं। और कोई? रंजना जी, आप डी जो बताए हो, मुझे खाली ये बताना कि किस वर्ड से आपने कनेक्ट किया आपने। मतलब मैंने इस लेवल तक हमने काफी कुछ हम ऐसा पढ़ चुके हैं जो लोग कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं। हाँ बताएं। तो रूरल है तो हमको सर्वे करना ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि एक तो छोटा एरिया है, ठीक है, और फेस टू फेस हम इसका साक्षात्कार करते हैं, तो ज्यादा बेटर होगा ना वो सब चीजों से। ठीक है, एक ऐसा वर्ड बताइए जिस वर्ड से आपने वहां तक पहुंचा, आपने सर्वे में पहुंचा। क्योंकि मुझे खाली आपको एग्जाम में खाली उस वर्ड को अगर कनेक्ट कर पाओगे तो आप मैक्सिमम चांस है कि आप एकदम सही में पहुंच जाओगे। उस कौन से लाइन या वर्ड है या मीनिंग, आप देखो 3 चीज हो सकता है, एक मीनिंग, एक वर्ड या एक लाइन। इन तीनों में से एक चीज होगा जो आपको मतलब सही जगह तक पहुंचाएगा। ये चारों में से वो लाइन या वो मीनिंग या वो वर्ड बताइए जिससे आपने पहुंचा यहाँ पे। आपने बहुत अच्छा इंटेंट मतलब सर क्या है? इंटेंट का क्या बोलेंगे अपन इसको हिंदी में? झुकाओ। झुकाओ। हाँ जी, ओके। आप कौन से लाइन से, कौन से मीनिंग से आप आंसर तक पहुंचे हो। बाकी लोग सब कोशिश कीजिए, आप लोगों को इससे इंप्रूव ही अगर ग्रोथ होगा, फटाफट आंसर तक पहुंच जाओगे। एक्स पोस्ट फैक्टर होना चाहिए सर। एक्स पोस्ट फैक्टर आप कहाँ कैसे पहुंचे, कैसे समझे आपने? मैंने बोला आप जब भी इसके जब आप निकालोगे, देखो 2-3 चीज मैं बता दे रहा आपको कि कैसे आप जाओगे। पहला आप ये करोगे कि कोई वर्ड या कनेक्टिंग वर्ड, जैसे मैंने आपको बहुत से मैंने वर्ड बताया मैंने, या कोई वर्ड, इसको आप मान लो पहले आप देखोगे इसमें कोई वर्ड या वर्ड, इसको फाइंड करो। दूसरा क्या फाइंड करो? मीनिंग, कोई ऐसा कुछ डेप्थ मीनिंग होगा, कोई लाइंस जिसके बेसिस पे आप ये आंसर हमें दे रहे हो। तीसरा क्या होगा आपका? कोई मोटो, विशेष मोटो,
इन्हीं तीनों के आधार पे आपको सर्च करनी है, क्या मोटो या कोई कनेक्टिंग वर्ड, जैसे कि हमने कल देखा था ना कि एक्सपेरिमेंटल आपका रिसर्च में कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, कोई वर्ड, कोई इस तरह के कोई लाइन या उसका कुछ ऐसा मीनिंग या मोटो, तीनों में ही आपको ढूंढनी है आंसर। आप मुझे बताओ कैसा, आपने बहुत अच्छा कर रहे हो, मैम जी बताइए, बहुत अच्छा बताई है, लेकिन मुझे खाली इस चीज को करनी है। कैसा निकाला आपने? पुंडित जी हमारे साथ है आज? जी, लेकिन ये क्वेश्चन के टाइम में मैं ध्यान नहीं दिया था, थोड़ा साइड में। देखो, एक यूनिवर्सिटी टीचर जो है ये जानना चाहते हैं कि जो आपका बिटवीन द लेवल ऑफ एस्पिरेशन, मतलब जो बच्चों का जो इच्छाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, और उनका जो अचीवमेंट हुए, किसके लिए, मतलब आपका ग्रामीण के लिए, ग्रामीण जो बच्चे होते हैं, इसको जानने के लिए जो शोध करेंगे, टीचर शोध करना चाहते हैं, तो किस तरह के शोध डिजाइन करेंगे वो? सर्वे में सर्च रिसर्च। मैंने यही मेरा क्वेश्चन है कि आपने जो आंसर तक पहुंचे हो, इन तीनों में से क्या अप्लाई किए हो? किसी वर्ड को? हाँ। पर वो ग्रामीण में उतर कर जो बच्चे की देखते हैं ना डिजाइन, मतलब ये बच्चों को ग्रामीण में उतरते हैं ना वो, तो एक प्रकार से सर्वे हो रहा है ना। यहाँ आपने एक मीनिंग का, ठीक है, आप लोगों ने, आपका आंसर से बिल्कुल सही है, सर्वे होगा। क्या है कि ग्रामीण में जब बच्चे को देखते हैं तो इनका मीनिंग क्या है, पूरा लाइन का मतलब क्या है? मतलब यह है कि यूनिवर्सिटी के टीचर जो है उनका हाँ, उनका इच्छा क्या है कि हर बच्चे में ऐसा, मतलब जो बच्चों में आपका जो अचीवमेंट है और जो उनका आकांक्षा है, वो उसके बारे में शोध करना चाहेंगे, तो क्या होगा, बहुत डीप शोध करने पड़ेंगे, बहुत गहन शोध करने पड़ेंगे, क्योंकि एक एक बच्चे को देखने पड़ेंगे। जब एक एक बच्चे को देखने होंगे तो शोध क्या होगा, बहुत ही ज्यादा गहन हो जाएगा। तो गहन शोध कहाँ होती है? सर्वे में होती है, एक का साक्षात्कार होती है इसमें पूरा, इसमें अच्छे से। तो क्या होगा कि हम क्या बोलेंगे, जिन जो लोग इंग्लिश में कर रहे हैं, द क्वेश्चंस आर डिजाइन, क्या बोलेंगे, टू टेस्ट द डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज and ability to analyze how the various component, मतलब आप कह सकते हो, इसको प्रोसेस भी कर सकते हो, of a system contribute to create the whole। तो इस अकॉर्डिंग क्या होगा, हमें हमारा पूरा हमारा मतलब फोकस रहेगा। इसके लिए क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगर आप इस जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपने इस टेक्निक को अगर डेवलप कर लिए, बहुत जल्दी और सारे क्वेश्चन सही करके आओगे, क्योंकि उसके लिए आपको खाली कनेक्ट खाली करने पड़ेंगे। आपका अगर बहुत ज्यादा किसी चीज में अगर कमांड नहीं भी है तो भी आप निकाल लोगे आंसर। ओके जी सर, बिल्कुल सही है। सर्वे मेथड, सर्वे रिसर्च डिजाइन, जिन लोगों ने सोचा है और जिन लोगों ने आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। और जो लोग और कुछ सोचे होंगे आंसर ऑप्शन को, वो एक बार अपने आप को मतलब मैच करा ले ऑप्शन के साथ। कोई डाउट हो पूछ सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। 41, in which of the following research method and empirical inductive paradigm is employed? इनमें से कौन से शोध की विधि में आपका ये सारे चीज, आपका पैराडिज्म मतलब क्या होती है, आदर्श होती है। और एम्पिरिकल आप जानती हो, प्रयोग पैराडाइम कल किया था जब हमने, पैराडाइम वाज कनेक्टेड टू एथिक्स और एथनोग्राफी। हाँ जी, आदर्शता के साथ था। तो आप बताओ इसमें से 41 का, देखो ऑप्शन यहाँ पे ABCD में नहीं है, ऑप्शन इधर है, यहाँ नीचे है। तो आप बताओ इसमें से कौन से आप लोगे। अभी आप जो आंसर बताओगे पूरा ट्रिक के साथ बताओगे, जो मैंने सिखाया है उस ट्रिक के साथ बताओगे, खाली आंसर नहीं चाहिए। जो मैंने बताया आपको रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन मेथड सिखाया आपको, आप लोगों को। और इस लेवल पे आप लोग काफी अच्छे तक सीख गए होंगे, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि इसके बाद फिर आप लोगों को ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए। हमने समय दिया बहुत ज़्यादा, जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं या क्लास नहीं करता रिकॉर्डिंग में देखे सारे चीज़ों को, लेकिन इस तरह से हमने डिज़ाइन किया कि आपको पूरा आ जाएगा। और इसी पैटर्न में हम आगे चलेंगे, हर यूनिट का आपका अच्छे से आ जाएगा। 41 का आपने आंसर ए दिया, क्या दिया, सी दिया आपने, 41 से सी दिया। ओके, सबसे पहले बात आती है कि आपने ए दिया या सी दिया, ठीक है, बी और डी बाकी में क्या बोल रहे हैं इसमें, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड एंड एम्पिरिकल
एम्पिरिको इंडक्टिव पैराडिज्म इज एम्प्लॉयड। तो इसके पहले जो लोग हम हिंदी में कर रहे हैं, आप जानते हो कि पैराडिज्म मतलब क्या होती है, आदर्श होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, आदर्श। मैं पहले हिंदी पर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और ये तो होती है, आप जानते हो कि एम्पिरिकल क्या होती है, प्रयोग सिद्ध होती है। एम्पिरिकल इंडक्टिव आगमन जो प्रयोग सिद्ध होती है, आप अच्छे से जानते हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं। हाँ जी, कौन सा नैरेटिव मेथड, ये डी नंबर का ऑप्शन है, ये क्या है सर? नैरेटिव हम बात कर चुके थे इसके पहले भी, कि नैरेटिव मेथड के बारे में हम जो हम क्लास कर रहे थे उसी में हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि एक्स पोस्ट फैक्टर क्या होती है। ये आप जानते हो कि जो पहले घटना घट चुकी है उसके बारे में। और नैरेटिव क्या होती है आपका, जब हम किसी चीज़ के अध्ययन करते हैं और एक मतलब हम नैरेट करते हैं, मतलब हम नैरेट मतलब क्या होती है कि जो हम कथावाचक जो होती है, डिस्क्राइब, हाँ, कथावाचक जो होती है उसको नैरेटिव कहते हैं। तो कथावाचक मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो हम बात करते हैं, मतलब जो हम वर्णन करते हैं उसको हम नैरेटिव कहेंगे। सी आएगा सर आंसर। आंसर सी आएगा। सबसे पहले देखो क्या इसमें है कि कौन सा नहीं हो सकता। पहले आप ये देखो, डिसाइड करो कौन सा नहीं हो सकता। क्या आपका एक्सपेरिमेंटल, इसमें एक्सपेरिमेंटल हो सकता है 41 में? नहीं हो सकता है सर एक्सपेरिमेंट। पैराडाइम से एथनोग्राफिक चाहिए मुझे, तो हाँ। एथनोग्राफिक जहां जहां ए है वो सब हो सकते, जहां ए नहीं है वो दोनों रिजेक्ट। बहुत अच्छे, यस। वेरी वेरी गुड। ये खत्म, ये खत्म। बाकी लोग समझ पा रहे हैं? हाँ जी सर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। और अभी जब बात चल रही है कि एम्पिरिको इंडक्टिव, तो इसमें हम नहीं, इसके बाद सुनो, इसके बाद आपको क्या देखनी है, जब आपने बी और डी खत्म कर दिया तो ए और सी में क्या, ए और सी में ये दोनों पार्ट तो कॉमन ही है। कॉमन क्या नहीं है, सी और डी। तो आप कल सी और डी में चेक करोगे क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है। सर, एक्स पोस्ट हो ही नहीं सकता इसमें, एक्स पोस्ट पे तो हाँ वही किया एक्चुअली मैंने। हाँ। वो पहले दो सेम है तो सी और डी में कंपैरिजन चल रहा था, तो एक्स पोस्ट फैक्टो और नरेटिव को देखा जाए तो नरेटिव ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो प्रायोगिक है तो उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं हम। लेकिन एक्स पोस्ट फैक्टो तो सिर्फ घटना घटने की बाद वाली चीज है, तो वो यहाँ अप्लाई नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम, कंग्रेचुलेशन। एक्चुअली मुझे यही चाहिए था। इस तरह से आप करोगे ना, देखो आपको बाकी सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब आपने खाली ये पता कर लिया कि कौन सा पहले नहीं हो सकता, तो आपने उसे काट दिया आपने, कि जिसमें आपका ए नहीं है वो खत्म हो गया। तो कभी मानना होगा तो आपके लिए ज्यादा चांस हो गई कि आपके लिए ऑप्शन मतलब कम घट गए। इसके बाद ए और बी आप कॉमन है दोनों में, उसको चेक ही नहीं करना है। जो अनकॉमन पार्ट है चेक करना है। इसमें आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट निकाल लिया। ऐसा कोई है जिनको समझ में नहीं आया होगा? आप मुझे बताओ, आपके लिए मतलब हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा भला हो जाएगा। जिसका अभी भी डाउट है, जिसको समझ ना आया पूछे। ये टेक्निक आपको मतलब जिस तरह आपका माइलस्टोन है, निकाल देगा एग्जाम, और बड़े आराम से निकालेगा। पुंडित जी आप व्याख्या करें। हाँ जी सर, एक्सप्लेन कीजिए। इसमें सर मैंने भी वैसे ही लगा सर। आदर्श था ना सर, पेरेडाजियम, वो आदर्श तो इथोनोग्राफिक में आदर्श आ जाता है। बिल्कुल। तो पहले ए ऑप्शन मैंने चुन लिया था, तो ए दो ऑप्शन में था, ए और सी में, और बी तो कॉमन था। केस स्टडी तो होता है उसमें, गहन अध्ययन करना है तो फिर तो बी तो कॉमन था, और सी और डी में देखना था। तो सी तो पता था लेकिन डी का पता नहीं था, तो सर आपको पूछा सर मैंने, फिर आपने उसका बताया तो फिर मैंने सी मारा सर। वेरी गुड। आप लोग देखो, इस तरह के क्वेश्चन करने के बाद आप खुद भी कॉन्फिडेंट होते हो कि मैंने जो करके आया बिल्कुल सही करके आया है, मतलब गलत का कोई चांस नहीं। इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस आप में खुद में मतलब बूस्टअप होता है, और इस सब्जेक्ट पे आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाता है। पीएचडी करोगे तो करना ही पड़ेंगे आपको, इसके बिना कोई गति नहीं है। मतलब सदगति करना होगा तो इसको करने ही करने। रिसर्च में आपको ऐसे डूबनी है जैसे कि दूध और पानी मिक्सअप हो जाता है, या दूध और मक्खन मिक्सअप हो जाता है। जैसे भी एग्जाम्पल ले लो, आज कृष्ण जन्माष्टमी भी है मक्खन का एग्जाम्पल ले लो, तो आपको ऐसे पूरा बननी है। अगर आप पीएचडी सोच रहे हो तो अच्छी जगह से, किसी जगह से 42 कीजिए।
और यूनिवर्सिटी अभी आप लोगों को मैं ये चाह रहा कि आप लोग खुद पढ़ के आप आंसर तक पहुंचो, मेरे हेल्प ना लगे, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद ही पढ़ने होंगे, तभी मुझे पढ़ने पड़ रहे हो, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। और यूनिवर्सिटी टीचर प्लान्स टू इम्प्रूव द स्टडी हैबिट्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन हिज और हर क्लास, विच टाइप ऑफ रिसर्च पैराडिज्म विल बी हेल्पफुल इन दिस रिगार्ड। मैं थोड़ा स्लो पढ़ दूँ ताकि मैंने अगर फास्ट पढ़ दिया तो। Our university teachers plans to improve the study habits of the students in his or her class। एक यूनिवर्सिटी के टीचर प्लान कर रहे हैं कि इम्प्रूव करने के लिए बच्चों के स्टडी के हैबिट्स को उनके क्लास में। Which type of research paradigm will be helpful in this regard। इस विषय में किस तरह के शोध हम लेंगे, मतलब शोध कौन सा आपका आदर्श शोध होगा। ऑप्शन ए है इवेल्युएटिव रिसर्च। इवेल्युएट मतलब फाइंड करना, आप जानते हो, नॉर्मली बताते हैं कि इवेल्युएटिव आपका जो कोई मैथ्स वगैरह करते हो उसमें लिखा होता है। तो पहला क्या है आपका इवेल्युएटिव रिसर्च पैराडिज्म। सेकंड क्या है फंडामेंटल रिसर्च पैराडिज्म। थर्ड क्या है अप्लाइड रिसर्च पैराडिज्म। फोर्थ क्या है एक्शन रिसर्च पैराडिज्म। बताओ कौन सी होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट निकाल लोगे। 40 का डी पंडित जी बता दिए हैं। अभी देखते हैं बाकी लोगों का। सर हमने ये बताया है 40 आपने ये बताया। ओके इवोल्यूशन। ओके बाकी लोग कोशिश करें 42 का क्या होगा। बाकी लोग बताएं। 42 का डी, संजय जी डी बता रहे हैं, रंजना जी ये बता रहे हैं, बाकी सब पौंडी जी डी बता रहे हैं। ओके इसके पहले कि मैं इसका व्याख्या करूं, मैं कुछ चीज़ों को लिखवा देता हूं आप लोग। इसको आप लोग कॉपी पेन लेके साथ में बैठो, अब लिख लो, ताकि मेरे फ्यूचर क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कतें ना हो। क्योंकि यहाँ तो मैं आंसर बोल दूंगा फट से, और मैं थोड़ा सा आपको रिलेट भी कर दूंगा, लेकिन आपको कुछ जानना ज़रूरी है। तो मैं एक नोट्स लिखवा रहा हूँ, इसको आप लिखो, ये आपको बहुत जगह काम आएगा। एक्शन रिसर्च में जो क्या होती है आपका बताओ, वो ये एक आपका ऐसा मेथोडोलॉजी होती है जो क्या होता है आपका ट्रांसफॉर्मेटिव होती है। मतलब आपका जो उसका किसी का चेंज करने के लिए, मतलब उसके एक्शन को, उसके क्रिटिकल रिफ्लेक्शन को, और इस तरह के जो होती है वो कई तरह के साइकिल या स्टेप्स में हम इसको डिवाइड करते, पहले भी हम बता चुके हैं। कुछ ऐसे आपका गोल होता है इसमें, जब तक कि गोल तक पहुंच नहीं जाते हैं, इससे कुछ स्टेप्स होते हैं। मैं आपको स्टेप्स लिखवा देता हूं, आप स्टेप्स को लिखिए, और फिर आपको आगे ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, आगे के क्वेश्चंस के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम टू बी स्टडीड। सबसे पहले तो हमने लिखवाए थे, सबसे पहले आप लिखोगे क्या, प्रॉब्लम को जिसको आप स्टडी करोगे वो प्रॉब्लम को पहले फाइंड करते हैं। सेकंड क्या होती है, हम लोग कलेक्ट डेटा ऑन द प्रॉब्लम। तो हम क्या करते हैं, कलेक्ट डेटा ऑन द जो प्रॉब्लम है उसके आधार पे। थर्ड क्या करेंगे, थर्ड याद रखिएगा, ऑर्गेनाइज एनालिज एंड इंटरप्रेट द डेटा। ऑर्गेनाइज ये आपको बहुत जगह काम आएगा, ये जो हम लिखवा रहे हैं आपको, ऑर्गेनाइज एनालाइज और एंड इंटरप्रेट द डेटा। फिर अगला है आपका फोर्थ क्या होता है आपका, एक है प्लान को डेवलप करने के लिए, डेवलपमेंट और डेवलप a plan to address the problem। पांचवा क्या होता है आपका, फिर हम प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे।
implement the plan। मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आगे के बहुत से क्वेश्चंस पे ये काम आ जाएगा। 6 क्या है आपका, इवेल्युएट द रिजल्ट, जो रिजल्ट आता है उसका इवेल्युएट करिए। of the action taken, एक्शन जो भी आप उसके लिए लेते हो उसके लिए। 6 हो गया आपका। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद आप करोगे आइडेंटिफाई न्यू प्रॉब्लम्स। अगर, क्योंकि रिसर्च क्या होती है, एक प्रॉब्लम पे खत्म शुरू होती है और एक प्रॉब्लम पे वो खत्म हो जाती है। इसके बारे में हम बात कर चुके थे जब हमने इसका स्टडी किया था। तो आइडेंटिफाई न्यू प्रॉब्लम, और लास्ट क्या है आपका, इस प्रोसेस को आप रिपीट करते जाओ। रिपीट द प्रोसेस। ये जो मैंने लिखा है आपको, ये एक्शन रिसर्च मेथोडोलॉजी के पूरा कॉन्सेप्ट है जो 8 मैंने लिखा है, अभी लिखा हमने। इसको आप याद रखना और ये बहुत जगह जगह काम आएगा। अब क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी टीचर प्लान्स टू इम्प्रूव द स्टडी ऑफ हैबिट स्टूडेंट्स इन हिज और हर क्लास। ये कैसी है, ये पूरा जिन्होंने दी है उमेश सिंह जी भी दी दे रहे हैं। आप ये सोचे टीचर क्या कर रहा है, ये क्या कोई सामूहिक है, जिन्होंने ए बताए थे ये कोई सामूहिक है, सामूहिक नहीं है कोई। मैंने ये भी बताया था क्लासरूम में जब कोई टीचर करते हैं तो कुछ वो एक्शन लेते हैं बिना, जैसे अगर कोई बच्चा अगर कुछ मिसबिहेव करता है क्लास में तो टीचर क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं। बोलते हैं ना देखो मतलब अब इसके ऊपर एक्शन होगा, तो उस एक्शन लेने से क्या होती है, उसको तुरंत ही उसका रिजल्ट मिलती है। तो कौन सा होगा इसमें, इसमें आपका 4th करेक्ट है। पुंडित जी एक्शन रिसर्च। हाँ, आप लोग उमेश सिंह जी बताइए कि आप किस वर्ड से आप एक्शन तक पहुंचे हो, कौन सी लाइन या वर्ड या मीनिंग से कैसे पहुंचे अपने एक्शन तक। सर पे मैं इस तरह से पहुंचा कि तो वही है ना कि यदि टीचर कोई कुछ ना कुछ एक्शन लेगा तभी जाके उसको पता चलेगा। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है ना, वो तभी उसको पता चल पाएगा। तो इस वजह से हमने एक्शन लिया। ओके। एक्शन रिसर्च तब होती है जब कोई इंसान कोई इंडिविजुअल लेवल पे अपने पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम करता है। एक टीचर की पर्सनल प्रॉब्लम होती है कि वो उनके, ये कोई सामूहिक नहीं, कोई मतलब आपका किसी जैसे रैगिंग आपका पूरा सामूहिक है, आपका मतलब सामाजिक समस्या है, तो ये कोई सामाजिक समस्या नहीं है क्योंकि उनके क्लास के बारे में है। तो क्या वो पर्टिकुलर हो गया, मतलब एक आपका इंडिविजुअल हो गया। तो जब कोई इंडिविजुअल कोई आपका शोध करता है तो उसमें अप्लाइड वगैरह कुछ नहीं होता, उसमें क्या होती है, एक्शन होती है, जिसके इसी वर्ड से, क्योंकि ये टीचर क्लासरूम में जब करेगा तो इंडिविजुअल लेवल पे और तुरंत आपका रिजल्ट चाहिए उनको क्या चाहिए, रिजल्ट उनको तुरंत चाहिए। तो टीचर्स जो क्लास में करते हैं उसका रिजल्ट तुरंत आती है और उस समय हम एक्शन रिसर्च करते हैं। इसका हमने पहुंचा, बहुत अच्छा। आप लोग काफी अच्छे बोल रहे हो, वेरी गुड। हाँ जी बोले। सर मोस्टली तो सारे क्लासरूम के और टीचर के एग्जाम्पल सारे एक्शन रिसर्च पे ही जा रहे हैं ना। हाँ जी, वो एक्शन पे ही होते हैं क्योंकि एक तो इंडिविजुअल होता है, तुरंत आपका अगर कोई टीचर अगर कोई बात करेगा कुछ करेगा तो रिजल्ट उसका परिणाम तुरंत ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि टीचर ने अभी बोला तो उसका परिणाम 3-4 महीने या 6 महीने बाद आएगा। अप्लाइड में क्या होता है, समय लगता है, और ये आपका एक्शन ही होता है इसका ये। ओके 43 विच अमंग 42 में किसी को डाउट तो नहीं है, डाउट होता है आप माइक खोल के पूछ सकते हो, मोस्ट वेलकम है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ तो नॉट को हाईलाइट कर दिया गया, कभी कभी हाईलाइट नहीं करते, और अगर हाईलाइट नहीं करते तो हम नॉट को अगर हम कंसिडर नहीं करेंगे तो हमारा आंसर उल्टा हो जाता है, क्या ख्याल रखिएगा।
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्वालिटेटिव रिसर्च, इनमें से कौन सा गुणात्मक शोध में नहीं है? आप बताओ। थेमेटिक एनालिसिस, केस स्टडी, डिस्करेज एनालिसिस, सर्वे मेथड। थेमेटिकल का सर बताइएगा थोड़ा। ठीक है, बाकी जो कोशिश करेंगे फिर मैं बताता हूं। मैं थेमेटिक एनालिसिस का मतलब होती है विषयगत विश्लेषण, मैंने आपको हिंदी में बता दिया। अब आप आगे कोशिश करो। थेमेटिक एनालिसिस एक ऐसा मेथड होती है जिसका हिंदी होता है विषयगत विश्लेषण होती है, और ये मेथड एनालाइज करता है। बाकी मैं बोल दूंगा तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे, मैं बोलूंगा नहीं, आप लोग कोशिश करो। 43 का सी बता रहे हैं। डिस्कवर का थोड़ा हिंदी से मीनिंग बताइए सर। किसका किसका? डिस्कोर्स, डिस्कोर्स, डिस्कोर्स। हाँ डिस्कोर्स का मीनिंग कोई बताए? डिस्कोर्स जो होती है भाषा का विश्लेषण आपका होती है एक्चुअली। डिस्कोर्स एनालिसिस जो होती है इसका मतलब होती है किसी लैंग्वेज का, किसी भाषा का विश्लेषण करना। ये होगी सर केस स्टडी इसका आंसर। केस स्टडी में जाओगे आप। ठीक है, आप पहले आंसर पहुंचे सब लोग, इसके बाद तो मैं बताऊंगा आपको। सर केस स्टडी तो क्वालिटेटिव का ही पार्ट है जो आपने बताए थे क्लासिफिकेशंस। ठीक है, आप लोग अपने भी हिसाब से आंसर तक पहुंचे। 43 का क्या क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग? 43 का उमेश सिंह जी डी बता रहे हैं, नरेंद्र जी डी बता रहे हैं, रंजना जी सी बता रहे हैं। ओके, और किसी का आंसर? इसको ना आप हिंदी में लिख लीजिए, जैसा ने अभी बात किया या डिस्करेज आपका डिस्कोर्स एनालिसिस, इसका हिंदी क्या हो जाएगा बताइए पंडित जी, इसका हिंदी क्या है? सर हम बताएं? नहीं, अभी मैंने बताया था ना, बताओ पंडित जी, अभी क्या क्या आपने याद किया? भाषा का डिस्कोर्स एनालिसिस मतलब सर सर्वे मेथड आएगा सर। नहीं, डिस्कोर्स एनालिसिस का हिंदी में जो बताया आपने, क्या बताओ? और भाषा का विश्लेषण तो हम जो लैंग्वेज का तो विश्लेषण हो रहा है ना सर, मतलब भाषा बोली जा रही है तो वो तो होगी, तो इसमें नॉट क्वालिटी बोल रहे हैं ना सर। हाँ जी, जो लोग हिंदी में कर रहे हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों लिख ले। हमें जो क्वालिटी में आते हैं उसको हमको ढूंढ निकालना है। अच्छा, और भाषा तो क्वालिटी। हाँ, और कोई बताए? और कोई बोलना चाहेंगे? माइक खोल के बताएं। माइक खोल के बताएं, और कोई? ठीक है, आप लोगों ने काफी अच्छा बोले और रियली अप्रिशिएटेड, लेकिन हम को ये चाहेंगे कि आप चारों को मीनिंग को व्याख्या करें ताकि और अच्छे से आपको माइंड को बैठ जाए। सर्वे रिसर्च जो होती है ये मोस्ट ऑफ क्या होती है, फंडामेंटल टूल होती है। सारे किसके लिए होती है? क्वांटिटेटिव के लिए होती है। जो सर्वे रिसर्च होती है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण आपका होती है किसके लिए? क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए होती है। सर्वे ये करता है कि रिस्पॉन्स करता है, क्वेश्चंस आपका दे लेता है और उसके बाद उसका जैसे ऑनलाइन पोल हो गया, सर्वेस हो गए या क्वेश्चनर्स हो गए, इन सबसे हम काम करते हैं। एक बात आती है इसमें थेमेटिक एनालिसिस, इसको भी जान लीजिए कि यहाँ तो क्या ऑप्शन इसमें एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन होता क्या है? थेमेटिक एनालिसिस एक ऐसा मेथड होती है, क्या करता है वो? एनालाइज क्या करता है? क्वालिटेटिव डेटा को। याद रखिएगा अगर किसी और क्वेश्चन आए तो, क्वालिटेटिव डेटा के लिए क्या होती है? थेमेटिक एनालिसिस होती है। थेमेटिक एनालिसिस का मतलब क्या होगा हिंदी में? हिंदी में बताएं, अभी मैंने बताया था, पंडित जी बताएं। विषयगत विश्लेषण, पर्टिकुलर विषय के साथ संबंध में विश्लेषण, विषय का विश्लेषण। बाकी जो लोग हिंदी में कर रहे हैं वो भी मैं बताया, सबका मुझे नाम नहीं पता इसलिए मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। आप लोग भी बताएं जो लोग हिंदी में तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों आने चाहिए। तो क्या होता है ये जब विषय का हम विश्लेषण करते हैं तो हम क्या होती है? थेमेटिक एनालिसिस एक मेथड होती है जो
क्वालिटेटिव डेटा के लिए बहुत एप्लीकेबल होता है। इसमें नॉट लिखा हुआ है, तो नॉट लिखा हुआ है इसलिए ये कट गया। क्यों कटा? क्योंकि इसमें नॉट लिखा हुआ है। फिर आप क्या करोगे, ये नॉर्मली क्या होती है आपका थेमेटिक आपका एनालिसिस कहाँ होती है, जहाँ पे सेटअप आपका टेक्स्ट होता है, जैसे इंटरव्यू हो गया, इस तरह के जो आपका होती है वहाँ पे अप्लाई होती है। डिस्कस एनालिसिस जो होती है ये आपका कॉमन क्या होती है, ये भी आपका एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड होती है, जिसमें कहाँ पे अप्लाई होती है, ह्यूमैनिटीज हो गया। इसको आप लोग याद रखिएगा, अपने नोट्स में लिख दीजिए जो मैं बता रहा हूँ आपको, आगे के क्वेश्चन में काम आएगा ये। डिस्कस एनालिसिस कहाँ अप्लाई होती है, जहाँ पे हम वो भी क्वालिटेटिव के लिए ही होता है, लेकिन कहाँ का होती है, जब हम ह्यूमैनिटीज के ऊपर या सोशल साइंस के डिसिप्लिन के ऊपर, जिसमें आपका सोशियोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या हुआ, मानव जाति का विज्ञान को हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, या कोई जितने भी हम कल्चरल स्टडीज करते हैं उसमें भी हमारा इसमें ये डिस्कस एनालिसिस का यूज होते हैं। आगे किसी क्वेश्चन में आएगा तो आप इसको याद रखिएगा, जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी के आपका लिखने का, बोलने का, भाषा का, उनका संबंध क्या होती है। आप देखते हो ना, अभी हम बात करते हैं ना कि बहुत से हम पशु पक्षियों की भाषा को हम अभी समझ पा रहे हैं, तो कैसे समझ पा रहे हैं, बोले आपका शोध हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, किस पे रिसर्च हो रही है, उसको क्या बोलेंगे, ये सब आपको किस में आती है, डिस्कस एनालिसिस आती है। अभी बताया जा रहा है कि 2000 मतलब 50 के आसपास या उसके आसपास हम दूसरे जानवर से हम बात भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो शोध हो रही है लगातार, कहाँ पे हो रही है, इसका एक पार्ट होता है डिस्कस एनालिसिस में हम इसको अध्ययन करते हैं। इसके एम क्या होती है कि अंडरस्टैंड करना कि किस तरह से लैंग्वेज जो होती है वो रियल लाइफ सिचुएशन में हमारा काम आती है। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को, क्योंकि ये चीजें नई थी, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि ये होता क्या है। सबको क्लियर हो गया? क्वेश्चन तो एक माध्यम होती है, इससे हम बहुत सीखते हैं, बहुत कुछ है। फिर केस स्टडी तो आप जानते ही हो, केस स्टडी क्या होती है, इसको बहुत बार हम बात कर चुके हैं। ये आपका क्वालिटेटिव रिसर्च के साथ आपका मेथोडोलॉजी होती है, जो कॉमनली आपका सोशल साइंस के संबंधित होती है। मैं जो बार बोले जा रहा हूँ ना, बताए आपको, ये सब कनेक्टिंग वर्ड है। सोशल साइंस के साथ कौन सा जुड़ेगा, केस स्टडी जुड़ेगा। जितना मैं बोल के गया अभी ना, सब आपका कनेक्टिंग वर्ड है कि क्या किस तरह से आप किसी ऑप्शन तक पहुंचोगे। मैंने बोला कि डिस्कस एनालिसिस कहाँ का होती है, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, कल्चरल स्टडीज, सोशियोलॉजी, ये सारे जगह पे आपका सोशल साइंस के संबंधित जितने भी आपका डिसिप्लिन है, ह्यूमैनिटीज, इन सब में क्या होती है आपका डिस्कस एनालिसिस होती है। ये सब कनेक्टिंग वर्ड था। इन सब में ऐसा कोई भी ऑप्शन अगर रहेगा आपका क्वेश्चन में, तो आप इसको जोड़ सकते हो उस समय। इसीलिए मैंने इतने सारी चीज आपको बताया, क्योंकि ये सब कनेक्टिंग वर्ड है जो आपको आंसर तक पहुंचा देगा, मतलब ऑप्शन तक पहुंचा देगा। और केस स्टडीज मेथड में हम क्या करते हैं, नॉर्मली सोशल साइंस को हम इस्तेमाल करते हैं। खासकर क्या काम करते हैं, जब हम बहुत इन डेप्थ स्टडी करने होते हैं, हम जब किसी चीज का जब हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मतलब अगर एक्सप्लोरेटरी में जाते हैं, एम्पिरिकल अगर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, या किसी आपका किसी सिंगल इंडिविजुअल के ऊपर अगर काम करते हैं, या ग्रुप में भी हो सकता है, कोई फेनोमेना में काम करते हैं, रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट पे काम करते हैं, या किसी हमें अंडरलाइन किया हुआ किसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ये सब क्या हुआ आपका कनेक्टिंग वर्ड है। क्योंकि जब आपका बहुत सिमिलर आपका ऑप्शन रहेगा, तब इन वर्ड से आप अलग अलग कर सकते हो। बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, जिन लोगों ने इस कनेक्टिंग टेक्निक से पढ़ाई नहीं की है, उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत मतलब मिलता जुलता आंसर मिल जाती है। ये केस स्टडी क्या करता है आपका, ये रियलाइज करता है कि मल्टीपल सोर्सेस एविडेंस, उनके बेनिफिट, प्रायर डेवलपमेंट और पर्टिकुलर थियोरेटिकल चीजों को आपको एक्सप्लेन करता है। ये जितने भी बात बता रहा हूं मैं, इस समय नेट का इतनी ज्यादा मतलब वो है कि वो पेपर्स की इतनी ज्यादा अच्छे से मतलब चेंजेस एक डेप्थ तक लेके जा रहे हैं कि जिन बच्चों को इन सब चीजों को बहुत गहराई से पता हो वही आंसर तक पहुंच पाए। क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे हो रहे हैं, और नेट पे नॉर्मली देखो 6% ही नेट निकल पाते हैं, 1% को जेआरएफ निकल पाते हैं। तो उनको नॉर्मल क्वेश्चन से तो बच्चे निकाल ही लेंगे, इसलिए वो इस तरह से चेंज कर रहे हैं। यही सब आपका कनेक्टिंग वर्ड है, जो आपको क्वेश्चन आंसर में ऑप्शन को डिफर कर देगा, जबकि लगेगा कि हाँ एक ही तरह का मतलब मिलता जुलता सारा है। देखो अभी आपने देख रहे थे ना कि इवैल्यूएटिव रिसर्च भी किसी ने बोला था ना ऑप्शन में 42 के लिए, लेकिन क्या था, एक्शन रिसर्च था। ये 2019 का क्वेश्चन था। तो हमने इसको पूरा डिस्क्राइब किया, ये चारों को, एक क्वेश्चन था, इसमें 4 ऑप्शन थे। मैंने चारों ऑप्शन को आपको बहुत डिटेल में समझाया और इनके कनेक्टिंग वर्ड समझाया कि अगर ये आता है तो कब करोगे।
तो आपका क्या होगा 43 का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी तो सही है, लेकिन मुझे समझाना था बाकी सब चीज़ों को, इसलिए मैंने थोड़ा समय लिया। किसी को डाउट हो तो पूछे, और समझ में आगे तो भी बता दे। (44) करेंगे। अ कॉलेज टीचर डज रिसर्च विद a view to depict the reality situation relating to home condition of the students and hostel provided for. Which of the following research format will be helpful to do so? किस तरह के शोध आपका काम करेगा? यहाँ पे आप लोग कोशिश करो करने की। डेपिक्ट वर्ड का मतलब होता है चित्रित करना। A college teacher does research with a view to depict the reality situation relating to the home condition of the students and hostel provided for it. Which of the following research format will be helpful to do so? 44 का बताएं कौन सा आंसर होगा? बी आएगा सर। बी आएगा, 44 का बी। बाकी लोग क्या बोलते हैं? 44 का बी आएगा? नो सर, सी आएगा। सी क्यों आएगा? क्योंकि पार्टी हम यहाँ ऑब्जर्वेशन करेंगे ना सर। हाँ जी, हम सच जानने के लिए ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च करेंगे जी, बिल्कुल। तो हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, डिस्क्रिप्टिव नहीं करेंगे। इसमें वर्णन क्या करना है बोलो? आप ऑब्जर्व करोगे ना कि भाई उनको कैसा है, कंडीशंस कैसे हैं, जो हॉस्टल में है, जो घर पे है, आप इसको डिस्क्राइब कैसे करोगे? आप उसको ऑब्जर्व ही करोगे ना कि उनका खान पान, उनका बाकी सब चीज़ें अच्छे से मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो क्या करोगे आप? ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एक आपका क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड होती है, जिसमें रिसर्चर क्या करते हैं, ऑब्जर्व के साथ साथ पार्टिसिपेंट को जो आपका जो एक्टिविटी में खुद को आपका जो एंगेज भी होता है खुद, कि रिसर्चर जो पार्टिसिपेंट के साथ वो खुद भी मतलब वहाँ पे रहता है, देखता है कि ऑब्जर्व करने का दूर से तो नहीं हो सकता। किसी को अगर ऑब्जर्व करनी है तो उसका साथ अगर रह लेगा, उन बच्चों के साथ हॉस्टल में भी रह लेंगे और देखेंगे कि उनके साथ क्या समस्या आती है। घर में वो तो घर पे तो हर कोई रहता है, अपने घर का पता ही होता है कि घर में कैसे कैसे होते हैं, लेकिन हॉस्टल में उनका साथ अगर रहेंगे तो उनके समस्या को ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो क्या हो जाएगा? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैम आपने बाकी सर इसमें पार्ट से भी हम रिलेटेड कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट मतलब पार्ट लेते हैं हम यहाँ पे, इससे जोड़ सकते हैं उस समस्या के खोज के लिए। हाँ, एक्चुअली ऑब्जर्व करने के लिए आप इसको जब आपने पेपर में पढ़े थे, अगर आपने एमए योगा करके आए हैं या एमएससी योगा करके आए हैं, वहाँ पे आपका पेपर भी था एक सेमेस्टर में, उसमें बताया भी गया था कि हम कब इस समय अगर ये इस शोध के बारे में, वो सिलेबस में भी था, रिसर्च आपका सिलेबस में तो आया हुआ था, क्योंकि अगर आप एमए योगा करके आए हो तो एमए योगा में ऑलरेडी है ये टॉपिक। उसमें बताया भी गया था कि पार्टिसिपेंट हाँ जी, उसको ऑब्जर्व करके वो वहाँ उसके साथ रह करके फिर उसको समझता है कि क्या क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि ऊपर से देख के तो समझ नहीं आता है। तो ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च है ये। पंडित जी क्लियर हो गया? बाकी सबको क्लियर हो गया? जी सर। ओके। 45 उमेश जी आपने भी सी बोला, वेरी गुड। नंदिता जी आपने भी सी बोला, वेरी गुड। जिन लोगों ने, अगर किसी को डाउट हो तो मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हो माइक खोल के। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इतना डिटेल में समझाना संभव नहीं होता है, लेकिन मैंने बहुत चीज सोच करके एक एक क्वेश्चन पे मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ तक कि एक एक क्वेश्चन का ऑप्शन में भी काम कर रहा था, ताकि आप लोगों को वो भी अच्छे से मतलब समझ आ जाए, ताकि फ्यूचर में अगर नए क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से कर पाओ। 45 in an intervention based action research process, which of the following is the usually recommended sequence? plan, act, मैंने बहुत बार बोल चुका आपको इसको।
आप बताओ कौन सा आंसर होगा? कितनी बार रिपीट होती है हुई? चौथी बार, कौन सा? चौथी बार आया सर क्वेश्चन ये रिपीट। सर ए नंबर का आएगा इसमें। आप बताओ कौन सा होगा? आप ए नंबर। देखो कि किसने बोला कि इसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं होता? रिपीट होनी ना 2019 में आया था, देखो नहीं सर, आपने करवाए थे उस मतलब आपने करवा रहे हैं ना, तो ये चौथी बार आया है। हाँ, मैंने मतलब जहां जहां पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है मैंने खाली क्वेश्चंस लिया है। अब तक के जितने क्वेश्चन उन्होंने मतलब आया हुआ है वो क्वेश्चन किसी और ईयर में भी आया होगा तभी इसमें आया है, मतलब इसमें मैंने इसको इंक्लूड किया है। अगर जैसे 19 में आया ना इसमें ना, 19 के पहले भी कहीं आया होगा। 4 बार हो गया सर। तो एकदम पूरा बैठ गया आपके माइंड पे पूरा। ऑप्शन ए सबको बोले, ऑप्शन ए, वेरी गुड। हमें साइकिल में समझाया भी था आप लोगों को। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो अभी भी। प्लान, एक्ट, इसका याद करता PAOR, इससे हम इसको याद करते हैं PAOR, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। देखो पंडित जी इंग्लिश में अच्छा होता है ना, आसान होता है ना याद करना कुछ चीजें। ओके 46। कौन सी चीजें ऐसे शॉर्ट फॉर्म करके याद करती हूँ? हाँ जी मैम, ऐसे कई चीजें हैं क्योंकि हमारे ये टॉपिक बहुत लेंदी है और हमारा क्लास ऑलरेडी करीब करीब मतलब 20 दिन होने जा रहा है, इसलिए मुझे जल्दी खत्म करनी है, वरना बताने के लिए बहुत कुछ है। बहुत कुछ का शॉर्ट फॉर्म होता है, बना सकते हैं। तो इसलिए मैं क्वेश्चन कर मतलब मैंने सोचा कि हम जब कोई और यूनिट भी पढ़ेंगे उस समय में मैं बीच बीच में जो है इसके जो पास्ट ईयर क्वेश्चन हम करते रहेंगे और साथ साथ आपको मतलब आप लोगों को मैं वो ट्रिक और ये जो आपका कोड वगैरह मैं बताते रहूंगा। क्वेश्चन इसको ना मैंने कैसे किया कि सबसे पहले तो प्लान करते हैं किसी चीज को। हाँ जी। उसके बाद उससे एनालाइज क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं। उसके लिए डाटा जो जरूरी है इकट्ठा करते हैं, फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं और तब जाके कंक्लूजन लेते हैं। बिल्कुल सही किया एकदम। और आप अगर देखो इस क्वेश्चन करने के लिए क्या था, इतनी आसान था। कोई भी समस्या किसी ने अगर आपने मान लो कुछ भी नहीं पढ़ा, आपने रिसर्च अगर आपको ज्यादा नहीं आता, कोई बात नहीं, नॉर्मल कॉमन सेंस क्या करते हैं हम, पहले इसको क्या करेंगे, पहले एक मतलब प्लान करेंगे, उसके बाद ही तो कोई भी समस्या करेंगे। कोई कहीं भी कुछ जाएंगे, अगर आपको घूमने भी जाना है तो घूमने के जाने के लिए भी प्लान बनाएंगे। अगर आपको घर खरीदना है तब प्लानिंग तो करोगे सबसे पहले कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से लोन लाएगा, कहाँ से कितने EMI आएगा, सब कुछ बारे में आप देखोगे उसको। तो प्लान पहले आएगा। तो क्या हुआ, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अगर बाकी आपको नहीं भी आता तो भी आप आंसर ए में पहुंच गए। रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि प्लान खाली ऑप्शन ए पे है। तो बाकी आपने एकदम बिल्कुल सही किया। लेकिन क्या होता है कभी कभी इतने आसान देते नहीं है, वो भी घुमा घुमा के देते हैं। इसलिए अगर आप इस तरह का कोड को याद रखोगे तो आपको आसान हो जाती है इसको फाइंड करने के लिए। वो तो इस बार बहुत इजी पता नहीं क्यों दे दिए थे। 2019 में आया था ये। जनरलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ ए सैंपल इज टेक्निकली नोन एज, जनरलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ ए सैंपल इज टेक्निकली नोन एज। सामान्यकरण जो है किसी सैंपल का, उसको तकनीकी रूप से हम क्या बोलते हैं, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, पैरामीटर्स, इन्फेरेंसेस, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस, ये सारे ऑल ऑफ द अबव। 46 का डी बता रहे पंडित जी। पंडित जी आप बहुत अच्छे कर रहे हो, धीरे धीरे, वेरी गुड। ऐसे सबको पंडित जी कहते रहे और हर कोई बहुत लोग काफी अच्छे कर रहे हैं। आपने बताया, वेरी गुड। हाँ जी बहुत अच्छा। हाँ जी वेरी वेरी गुड। मैम आप बताओ आपने डी क्यों बताया? सर एक्चुअली क्या ये जो सारे कंक्लूजन के जो मेथड दे रखे हैं वो सारे सही है ना सर? हाँ जी। क्योंकि हम डाटा एनालिसिस और ये भी करते हैं, क्या मुझे दिख नहीं रहा छोटा है, ठीक है, अच्छा, इंटरप्राइजेशन जी है ना। और फिर पैरामीटर भी इसका एक क्राइटेरिया है, एक पैमाना है, ये स्टेटिस्टिकल भी है जो हम सांख्यिकी का उपयोग करते हैं, ये सारी चीजें ही हैं। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड सिचुएशन ये सारे पैरामीटर हैं। जी बिल्कुल सही। इसमें कुछ बातों का जिन लोगों को, जो लोग हिंदी में कर रहे हैं ना, उनको मैं बता देता हूँ। इसमें जो आपका इन्फेरेंस का मतलब होती है अनुमान लगाना, अनुमान होता है इसको। आप लोग हिंदी लिख लीजिए क्योंकि ये वर्ड बार बार आएगा तो आपको दिक्कत ना करे समझने में। इसका मतलब होती है अनुमान करना।
जो लोग हिंदी में इन्फ्लुएंस जो आपके साथ कुछ होगा। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? व्याख्या करना होता है। इसका याद रखिएगा, या इसको, क्योंकि ये वर्ड बार बार रिपीट होंगे, तो आप इसको एक बार हिंदी लिख लीजिए तो दिक्कत ना हो। बाकी इसका ऑल ऑफ द अबव बहुत अच्छे। संजय जी आप बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, वेरी वेरी। 47 का करें। अब आप लोग बहुत अच्छे करने धीरे धीरे करते जा रहे हो, यही हमको चाहिए। मैं सबके साथ चाहता हूँ कि सबको ऐसा लगे। अगर किसी को भी कोई डाउट हो आप मुझे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपसे अलग से आपका जो डाउट्स होंगे जिस टॉपिक पे, मैं आपको अलग से मैं समझा दूंगा। लेकिन आप लोग ना तो संकोच करें, कुछ आप लोग उसको कोशिश करें करने के लिए। जिसको भी कोई दिक्कत है वो मेरे पर्सनल पे मैसेज करे, मैं उसको अलग से बता दूंगा जो भी उनका जिस टॉपिक पे भी उनका डाउट होगा, क्योंकि करना जरूरी बहुत है। Which of the following steps are required to design a questionnaire? इनमें से बताइए कि किसमें क्वेश्चनआयर यानी प्रश्नोत्तरी आवश्यक है। राइटिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एम्स ऑफ द स्टडी, रिव्यू ऑफ द करंट लिटरेचर, प्रिपेयर ए ड्राफ्ट ऑफ क्वेश्चनआयर, रिवीजन ऑफ द ड्राफ्ट। यहाँ पे आपको एबीसीडी नहीं देना है, एबीसीडी आपको यहाँ से देना है, ख्याल रखिएगा। नीचे आप इसमें बताओ कौन से आंसर होंगे 47 का। ड्राफ्ट का हिंदी होता है प्रारूप, याद रखना। जो लोग हिंदी में कर रहे हैं ना, इसका हिंदी में कहते हैं प्रारूप कहते हैं। लेकिन मुझे इंग्लिश ज़्यादा कंफर्ट होता है, लेकिन आप लोग भी कोशिश करो इसे इंग्लिश में करने की। लेकिन हिंदी में अगर बोलते हो तो इसका कहते हैं प्रारूप कहते हैं। सर हमने देख लिया इसका आंसर। 47 का डी बता दिया, ओके। बाकी लोग बताएं, और कोई 47 का ये बताएं, उमेश सिंह जी डी बताएं। तुक्का, ओके, बी का तुक्का, ओके ठीक है। 47 मैम आप बताओ कि आपने 47 का डी तक क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे मतलब? सर ये चारों जो सिचुएशंस है चारों उसके लिए ये मतलब फ्रूटफुल है। हम पहले सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा हम इकट्ठा करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको रिव्यू करना, करंट लिटरेचर हम देखेंगे अभी, है ना। और प्रिपेयर ऑफ ड्राफ्ट, इसका अपन प्रारूप तैयार करेंगे क्वेश्चनरी का। उसके बाद हम ये जो है हमारा क्या बोलते प्रारूप, इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। मतलब देखेंगे, चेक करेंगे सही है कि नहीं, क्वेश्चन और जोड़ना है क्या हमें इसमें या कुछ कमी है जी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया मैम, थैंक यू सो मच। इसके 10 पॉइंट होते हैं। जब ये क्वेश्चनर करते हो ना, मैंने 10 पॉइंट लिखवाया था पहले, आपको बताया था आप लोगों को 10 पॉइंट्स होते हैं। इस 10 पॉइंट का आप याद रखोगे तो इसमें आपको उनमें से अगर चारों पॉइंट से मैच करता है, मतलब तीनों पॉइंट मैच करता है, तो आप बोलोगे ऑल ऑफ द। आपने बिल्कुल सही बताया। लेकिन इसके टोटल क्वेश्चनर के लिए जो डिज़ाइन करते हैं, इसके मेनली 10 स्टेप होते हैं। मैं लिखवा देता हूँ 10 स्टेप क्या होती है, क्योंकि आपको आगे, क्योंकि यहाँ तक आपका तीन ही मतलब आपका दिया है, ये होते 10 है। किसी और क्वेश्चन में बाकी में से कोई आ सकता है, तो अगर आप 10 को याद रखोगे तो आपको आगे का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले क्या होती है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको ताकि जल्दी हो जाए। पहले क्या करते हैं हम लोग, राइट करते हैं, राइट ए स्टडी प्रोटोकॉल। राइटिंग करते हैं, राइट अ स्टडी प्रोटोकॉल। ये आपका पहला स्टेप होता है क्वेश्चनर के। सेकंड स्टेप होता है ड्रॉ ए प्लान। हम प्लान एक ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ ए प्लान ऑफ एनालिसिस। थर्ड आपका होता है ड्रॉ ए लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड। ड्रॉ अ लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो चाहिए आपको,
चौथा होता है डिजाइन करते हैं हम लोग, डिजाइन डिफरेंट पार्ट parts of the question। पांचवा होता है, या ऐसे पूरा कर दो इसको, जो क्वेश्चन आंसर होती है, जो क्वेश्चन आंसर होती है उसको हम लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग, इतना करने के बाद फिर हम करते हैं राइट द क्वेश्चन। जी आप क्वेश्चन आपको, क्योंकि ये सब आपको करने पड़ेंगे। आप जब एक क्वेश्चनर बनाओगे ना, जब आप शोध करने के लिए, तो आपको ये करने पड़ेंगे, ये सारे स्टेप्स, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। आपने क्वेश्चन आपने लिख लिया, उसके बाद क्या करोगे, डिसाइड ऑन द ऑर्डर, कि किसके बाद कौन सा क्वेश्चन आना चाहिए। डिसाइड ऑन द ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस। जो आप क्वेश्चन पूछोगे किसके बाद कौन सा क्वेश्चन आएगा, इसको आप डिसाइड करते हो जब क्वेश्चन आप बनाते हो। फिर आता है सातवां पॉइंट, क्या होती है, कंप्लीट द जो क्वेश्चन आ रहा है उसका कंप्लीट करते हो। फिर आठवां पॉइंट क्या आता है, वेरीफाई करते हो, वेरीफाई द, जो आपने बनाया है वो कंटेंट जो है, वेरीफाई द कंटेंट एंड स्टाइल ऑफ द क्वेश्चन, कि सही है कि नहीं है। ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए बार बार ये आएगा, तो मैं आपको स्टेप्स लिखवा दे रहा हूँ। सर 7 नंबर में जो आपने कंप्लीट थी क्वेश्चन, कंप्लीट मतलब क्या चीज करते हैं इसमें? क्वेश्चनर जो होती है वो कंप्लीट है कि नहीं है, हम देख लेते हैं कि जैसे कई कंप्लीट आपका कोई ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं जिसके सब पार्ट भी हो सकते हैं। तो सब पार्ट हमारा कोई छोटा तो नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन अधूरा कभी कभी रह जाता है कि जो प्रश्न, मतलब हम एक तरफ इसको सर रिव्यू करते हैं, मतलब इसको चेक करेंगे सर। हाँ, क्रॉस चेक करेंगे, क्योंकि 2 मीनिंग तो नहीं निकल रही है। कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन का 2-3 मीनिंग निकल जाती है, तो सामने वाले के पास सही मीनिंग जा नहीं पाती, और या मल्टीपल मीनिंग चली जाती है। तो वो उसका मतलब सीधा सिंपल हो, या अगर उस क्वेश्चन का कई पार्ट होता है, 2-3 पार्ट में अगर होना होता है तो वो भी हो। अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ, हमारे दिमाग में कुछ और होता है और हमने क्वेश्चन को हमें जनरेट कर दिया, लेकिन जब क्वेश्चन किसी के पास गया तो उसका दिमाग में कुछ और चला गया, उसका मीनिंग मतलब मल्टीपल मीनिंग में चली जाती है। ऐसे होते हैं ना कि आपका कई बार हम लोग देखते हैं कि आपका डुअल मीनिंग वाली जो बातें होती है, तो डुअल मीनिंग में क्या होती है कि हमें मतलब 2 अर्थ या 3 अर्थ के बारे में चली जाती है। तो एक क्लियर क्वेश्चन हो कि हमें पता चले कि पूछ क्या रहे हैं, और एक कॉमन मतलब हो, मतलब उसका कुछ मल्टीपल वे में ना चली जाए, और क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो, ताकि आंसर भी पूरा कंप्लीट आ जाए, इस तरह के। इसलिए हमें हम ह्यूमन हैं, हमसे गलती हो जाती है, तो कभी कभी क्या होता है कि वो सब चीज़ों को हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसका आराम से लोग समझ पाए, और वो मतलब घुमावदार वाला नहीं चाहिए। अगर हम लोकल भाषा में बात करेंगे तो जलेबी वाला बात नहीं होना चाहिए कि घुमा घुमा के हमने कुछ ऐसे डाल दिया कि कुछ और मतलब लोग उसको समझ ही नहीं पा रहे कि हम बोल क्या रहे हैं। तो कंप्लीट करने होते हैं क्वेश्चंस को,
और अगर वो क्वेश्चन मान लीजिए अगर साइंस के संबंधित है, कि अगर साइंस के संबंधित अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हो आप, तो उसको भी जो लॉजिकल पार्ट है, जैसे आप उनको पूछना चाहते हो कि बारिश होने का कारण क्या समझते हो, तो उसके क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होना चाहिए कि बारिश का होने का रीज़न क्या है, अगर आप पूछना चाहते हो तो। इस तरह के अगर सामाजिक विज्ञान का कोई प्रश्न है, तो उसको भी सामाजिक विज्ञान के प्रश्न जब बनाते हो तो उसमें बहुत सारे मतलब ब्रांचेस बन जाती हैं, क्योंकि व्यूज़ अलग अलग हो जाते हैं। तो आपको एक ही सेंटर पे लानी होती है कि सबको मतलब उसका एक कॉमन आंसर दे सके। जैसे मान लीजिए अगर आपने जेंडर इक्वलिटी में अगर क्वेश्चन बनाया आपने, तो उसको ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि जिसके अलग अलग राय हो सकते हैं लोगों की। तो आपको क्वेश्चन इतने मतलब आपका इसमें इम्पैक्ट होना चाहिए कि टू द पॉइंट हो इन सब चीज़ों को लेकर के। फिर आपका जो 9th आता है, 7 और 8 एक जैसे नहीं लग रहे हैं दोनों पॉइंट। नहीं, 7 क्या है, कंप्लीट द क्वेश्चन आयर, और 8 क्या है, वेरीफाई द कंटेंट एंड द स्टाइल ऑफ द क्वेश्चन। से जो कंटेंट आपने डाला, आपने क्वेश्चन को कंप्लीट तो कर दिया, लेकिन उसका कंटेंट है कि नहीं है, कंटेंट को भी हमें वेरीफाई करनी होती है। क्वेश्चन डालने के बाद भी उससे कंटेंट आपका वेरीफाई है कि नहीं वो भी देखना होता है, और उसका स्टाइल कैसा है क्वेश्चन का। क्वेश्चन कंप्लीट है, लेकिन अगर सही स्टाइल पे नहीं होगा, सही तरीके से नहीं होगा, तो उस तक नहीं पहुंच, मतलब हर कोई से हम ऐसा आशा नहीं कर सकते कि वो हमारी तरह सोचेंगे। वो हो सकता है कि हमारे उनका सोच के लेवल हमसे कम हो, हमसे ज़्यादा हो। तो हमें कंटेंट को वेरीफाई भी करने होते हैं, कि जैसे हम बताते हैं, हम जितने भी यहाँ पे बात बोलते हैं ना, जैसे मैं जब भी कोई एग्जाम्पल देता हूँ तो मेरे माइंड पे ऐसा हमेशा रहता है कि जो बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो वेरीफाइड हो या वो ऑथेंटिक हो। ऐसा कुछ बात ना बोल दूँ जो खाली मेरा निजी विचार हो और वो वेरीफाइड ना हो। जैसे जब मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि अनुलोम विलोम करने से आपका या नाड़ी शुद्धन करने से आपका तनाव कम होती है, तो वेरीफाइड है वो, उसका सारा कंटेंट, मतलब जितने भी मैं इसको करता हूँ कि एग्जाम्पल भी ऐसा बनाओ कि जिससे उस एग्जाम्पल से भी आपको फायदा हो। जबकि एग्जाम्पल मैं तमाम बना सकता हूँ ऐसे इधर उधर का, लेकिन उससे जो ज़्यादा कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग योग के विद्यार्थी हो। तो ये क्या हुआ, आपका ये स्टाइल हुआ और आपका कंटेंट का वेरिफिकेशन भी हुआ। ये जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो बनाते समय हमारे माइंड पे ये अगर आप एक मतलब प्रोफेशनल हो, अगर आप एक मतलब एक्सपर्ट हो, तो आपके हर बात में वो मतलब वेटेज होना चाहिए, एक गमक होना चाहिए कि आप एग्जाम्पल भी दे रहे हो तो एग्जाम्पल में भी इतने सारी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि खाली एग्जाम्पल से भी एक आपका जो सामने वाला या आपका जो लर्नर है काफ़ी कुछ सीख सकता हो। तो इस तरह से हमें मतलब हर वर्ड आपका बहुत वैल्यूएबल हो, इस तरह के हम इसको डिज़ाइन करते हैं और कंटेंट को हम वेरीफाई भी करते हैं, इसलिए अलग है। 7 और 8 एक नहीं है, अलग है। क्लियर हो गया? जी। फिर हम 9वां में क्या करते हैं, ये करने के बाद फिर हम करते हैं कंडक्ट आ पायलट स्टडी, कि हमने जो सारा कुछ बना दिया उसका कितना मतलब सही है, इसके लिए जानने के लिए हम क्या करते हैं, पायलट स्टडी करते हैं। ये 10 पॉइंट आप याद रखोगे। आज तो 3 पॉइंट दिए गए हैं, किसी और क्वेश्चन में कोई और पॉइंट दिए जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और क्वेश्चनर आपको बनाने पड़ेंगे जब अगर आप पीएचडी वगैरह करोगे, तब आपको ये सब चीज़ें बहुत काम आएगा, अगर आप अभी से पढ़ के रखोगे तो। फिर इसके बाद आपका रिफाइन करते हैं, रिफाइन योर क्वेश्चन आयर। बार बार इसको और मतलब प्यूरिफाई, और आपने देखा कि और कैसे छोटे में कैसे मैक्सिमम मतलब इम्पैक्ट कर सकते हो, ये सब करो रिफाइनिंग करना। फिर 10 पॉइंट का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, कैसे भी करो, लेकिन ये आप आपका रिकॉर्डिंग देखना, ये आप याद रखोगे। तो ये क्वेश्चन तक माध्यम है, इसके जरिए हमें ये सब चीज़ आपको सिखाने का उद्देश्य था। और आपने बिल्कुल 47 का जो आंसर है ABCD, अगर किसी को कोई डाउट है डी ऑप्शन करेक्ट है, जिन्होंने मैडम ने बोले, बाकी लोगों ने बोला, संजय जी ने बोला, पुंडित जी आप अभी आपको क्लियर हो गया डी कैसे है? नरेंद्र जी ने बोला, रंजना जी ने बोला, सारे लोगों ने डी बोला, उमेश सिंह जी ने भी बोला। सबको थैंक यू सो मच। मुझे इस क्वेश्चन को समझाने में समय लगा, क्योंकि अगर मैं 10 पॉइंट मुझे लगा कि लिख देना चाहिए आप लोगों को, ताकि आगे का आने वाले क्वेश्चंस का आप लोगों को आसान हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा समय लिया। और ये आपका ABCD चारों करेक्ट है, वेरी वेरी गुड। 48 पे आ सकते हैं, क्वेश्चन और कर सकते हैं। 48 देखो, ऐसे क्वेश्चन आप कोशिश करो
रॉन्ग आंसर या तो एलिमिनेट कर दो या फिर राइट आंसर जो होगा ही उसको आप इंक्लूड करके आंसर निकालो। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चन विच आर कॉल्ड प्रोसेस रादर देन कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन। रादर देन कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन से ये आपका मतलब आपको इसको निकालनी है। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो विच आर कॉल्ड प्रोसेस, जो प्रोसेस कहलाता है रादर देन कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन। कन्वर्जेंट क्वेश्चंस, डाइवर्जेंट क्वेश्चंस, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ओपन क्वेश्चंस, क्लोज्ड क्वेश्चन। अब इसमें से आपको अगर ये क्वेश्चन बहुत बड़ा सा लग भी रहा है और ऐसा भी लगता है कि हाँ कोई चीज़ें हमको कुछ चीज़ें 1 से लेकर 6 में अंदर कुछ आपको नहीं भी आ रहा है, तो भी अगर आप रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन या करेक्ट आंसर के आपको इंक्लूशन इस मेथड का अप्लाई कर लो, आंसर पहुंच जाओगे। कोशिश करो। बताओ कि इसमें थर्ड हो सकता है क्या? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है? हाँ कि इसे थर्ड और देख चेक करो, क्योंकि थर्ड क्या है आपका बी में भी है और ए में भी है। अगर थर्ड हाँ या ना होगा तो आपका 2 ऑप्शन कट जाएंगे। अगर थर्ड हाँ होगा तो सी और डी कट जाएंगे, और अगर थर्ड अगर ना होगा तो ए और बी कट जाएंगे। तब बताओ थर्ड क्या है? कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। ये तो होगा सर पक्का। और एलिमिनेट किया है पहले को, फर्स्ट को, कन्वर्जेंट क्वेश्चंस को एलिमिनेट किया है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही किया है। तो इसका एलिमिनेट करने से क्या हुआ? आपका पहला कट गया। अब अगर हाँ पहला अगर कटा, अब एक काम करो, आपको बी सी डी अगर पहला आपने काट दिया आपने, तो बी सी डी में देखो आप कैसे कर सकते हो। थर्ड आपका बी में है, 6 आपका कोई चीज कॉमन है, 4 नहीं कॉमन नहीं है, 4 5 6 है, सेकंड थर्ड फोर्थ। हमने देखा कि फोर्थ जरूर होना है। फोर्थ जरूर होना है। अगर फोर्थ होना है तो फोर्थ तो तीनों में है, तो अब इसमें कोई फायदा नहीं है। फोर्थ तीनों में है ना, तो उसको देखो जिससे कुछ कटे। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि क्या पूछा है? फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द क्वेश्चन व्हिच आर कॉल्ड प्रोसेस। तो प्रोसेस में कंसेप्ट कहाँ पे आती है? कंसेप्ट नहीं होती है, सॉरी कंसेप्ट नहीं, फैक्ट बता रहा हूँ। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने थर्ड को कर रहा था ना, थर्ड को, एक मिनट, क्या बता? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थर्ड में देखो। तो फैक्ट के अगर हम चेक करना चाहेंगे, क्या पूछा है इसमें? लिस्ट द आइडेंटिफाई बिलो द गिवन दोज क्वेश्चन व्हिच आर कॉल्ड प्रोसेस। तो प्रोसेस का महत्व देना है, तो प्रोसेस पे आपका फैक्ट ज्यादा काम नहीं करता, तो थर्ड कट जाएगा। थर्ड कटेगा तो क्या होगा? बी कट जाएगा। अब बचा क्या आपका? सी और डी बचा। क्या अनकॉमन क्या है आपका? क्या चेक कर लोगे तो पता चल जाएगा? सेकंड चेक कर लो तो भी पता चल जाएगा, क्योंकि सेकंड एक में है एक में नहीं है। तो सेकंड क्या बोलता है आपका? डाइवर्जेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको डाइवर्जेंट, हमने बोल चुके थे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट आपको क्या क्या होता है। अगर आप डाइवर्जेंट में अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर चौथा दोनों में है। चौथा दोनों में है, हाँ चौथा दोनों में है। पांचवा चेक कर लो, पांचवा भी दोनों में है। तो चौथा भी दोनों में है और पांचवा भी दोनों में है। चेक क्या करना है? फोर्थ और नहीं, सेकंड और सिक्स को चेक करना है। सिक्स क्या बोल रहा है? क्लोज्ड क्वेश्चन। तो क्लोज क्वेश्चन तो होगा नहीं, क्लोज्ड नहीं आएगा। तो बचा क्या आपका? डी बचा आपका। ये मैं ये बता रहा हूँ टेक्निक, अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप कैसे निकाल लोगे? ऑप्शन डी तक पहुंच गए आपने। और बाकी सब हमने व्याख्या कर ही चुके हैं। ओपन एंडेड क्या होती है, क्लोज एंडेड क्या होती है, कंसेप्ट क्या होती है, फैक्ट क्या होती है, ये सब हम व्याख्या कर चुके हैं। इस तरह से आपने रॉन्ग आंसर एलिमिनेट करके आप चेक कर लो सारा क्या दिया। डी में क्या क्या ऑप्शन है? सेकंड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तीनों को पढ़ लो एक बार। सेकंड क्या आपका? डाइवर्जेंट क्वेश्चन, ये हम बात कर चुके थे। फोर्थ क्या आपका? कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, और फिफ्थ क्या आपका? ओपन क्वेश्चन।
तो डाइवर्जेंट आपका क्वेश्चन आपका जो होती है वो ओपन क्वेश्चन से काफ़ी मैच करता है। इससे भी देख के आप अगर आपने परिभाषाओं को याद रखा है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इन सब के जो 6 के 6 बताए गए हैं इन सबको हमने डिफाइन कर चुके हैं बहुत डिटेल में, बहुत मतलब एग्जाम्पल के साथ। अगर आपको ये डेफिनेशन भी याद होगा तो आप खटाखट जो है आपको रॉन्ग को आप एलिमिनेट कर दोगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? संजय जी आपने डी बताया था, आपने डी कैसे बताया था संजय जी? सर इसमें पहले तो हमने ये जैसे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पे कन्वर्जेंट नहीं डाइवर्जेंट जैसे लगा हमें, और दूसरा ओपन और क्लोज में ओपन ही होगा इसमें, जैसे ओपन से जैसे स्टार्ट करके चले हम जो है। तो फिफ्थ जो है 2 में ही आ रहा था, फिर सी और डी में से सिर्फ सेकंड और 6 में से हमें एलिमिनेट करना था। क्लोज क्वेश्चंस एलिमिनेट हो गया तो डी आ गया उसमें। वेरी गुड। तो उमेश जी आपको क्लियर हो गया ना? बी नहीं होगा, डी होगा। बाकी पुंडित जी भी आपको भी क्लियर हो, आपने 48 का क्या डी ही दिया था ना? 48 का जिन्होंने भी डी दिया मैंने आंसर मजा आया? नहीं लगाया सर, मैंने आंसर समझ में आ गया सर। कोई नहीं, क्लियर हो गया ना? ठीक है। तो हम यहाँ तक किया हमने, और कुछ क्वेश्चन कल हमारे खत्म हो जाएगा, फिर हम अगला अवसर करेंगे। तो हम यहाँ तक रखते हैं, 48 तक हमने किया। इस टेक्निक को याद रखिएगा, जो मैंने आज नोट्स लिखाया इसको याद रखिएगा, ये बहुत जगह काम आएगा और भी जगह पे करने के लिए। और फिर हम कल 49 से करेंगे। थैंक यू सो मच।